सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Inhale and exhale. Drop your hand and now अपने चेहरे पर अपने हाथों को लगाइए और अपने चेहरे के सामने अपने हाथों की हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों को खोलिए. धन्यवाद, प्रणाम. अपने ईश्वर को धन्यवाद करिए. थैंक यू. कल हमारा टॉपिक क्या था? रिसर्च डिजाइन, है ना? तो सबसे पहला रिसर्च डिजाइन में कौन सा था हमारा? एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. ठीक है, तो कल की क्लास सबको समझ में आई थी? चलिए एक बार मैं रिकैप कर देती हूँ आपके लिए, ताकि जो है फिर आज की क्लास शुरू करें. इस रिसर्च डिजाइन में हमने पढ़ा था कि सेट ऑफ प्रोसीजर्स बाय व्हिच अ स्टडी इज कंडक्टेड व्हिच इंक्लूड्स पार्टिसिपेंट प्रोसीजर, असेसमेंट एंड इंटरवेंशन. पार्टिसिपेंट प्रोसीजर में मैंने आपको बताया था जो आपका पॉपुलेशन होता है या जो आपका सैंपल होता है. असेसमेंट टूल में मैंने क्या बताया था आपको, क्या क्या होता है आपका असेसमेंट टूल? मैम हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है जिससे आप उसको नापते हैं. जैसे ब्रेन वेव्स आपको नापना है, अल्फा है, बीटा है ना? वेट मशीन हो गया मैम. ईईजी हो गया, तो उसमें ईईजी आपका ना असेसमेंट टूल हो गया. आपका जो आप नाप रहे हैं वो है ब्रेन वेव्स, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. लेकिन जिस चीज से नाप रहे हैं वो आपका असेसमेंट टूल हो गया. जैसे आपका ईईजी हो गया. फिर अगर आप ब्लड टेस्ट ले रहे हैं, शुगर टेस्ट ले रहे हैं, तो ब्लड टेस्ट जो हो गया, तो जिस चीज से आप ब्लड टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, वो आपका असेसमेंट टूल हो गया. जैसे फीवर नाप रहे हैं, तो फीवर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, कि आपको फीवर नापना है, आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो फीवर है, लेकिन उसको नापते किससे? थर्मोमीटर से. तो आपका असेसमेंट टूल क्या हो गया? थर्मोमीटर. इंटरवेंशन क्या हुआ? योगा. वेरी गुड, योगा हुआ आपका. ठीक है. और गुड रिसर्च डिजाइन कैसा होना चाहिए आपका? मैम उसमें कंपाउंडिंग वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए. बिल्कुल. रिड्यूस नॉइज एनहांस. बिल्कुल. कंपाउंडिंग वेरिएबल मतलब उसकी इंटरनल वैलिडिटी क्या होनी चाहिए? हाई की लो? हाई होनी चाहिए. वेरी गुड. ठीक है. चलिए अब आप लोगों को समझ में आ रहा है चीजें. अब मुझे लग रहा है कि आप पढ़ के आ रहे हैं आप लोग. चलिए डिजाइन में मैं आपको ये डिस्कस हो गया कि इसमें आपको डिजाइन में क्या क्या देखना होता है. आपके डिजाइन के कंपोनेंट क्या होते हैं? पार्टिसिपेंट, इंटरवेंशन, सिचुएशनल कॉन्ट्रैक्ट का मैं एग्जांपल अपने ही रिसर्च कर दी थी, और आपका जो है असेसमेंट टूल्स. ठीक है. टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन में आपका 3 मैं आपको पढ़ाई थी: एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल. अब देखिए पहले हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है. एक्सपेरिमेंटल जो है डिजाइन में हमने बात किया था कि काउज एंड इफेक्ट होता है, कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल काउज है तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इफेक्ट है ना? तो काउज कौन सा हो गया वेरिएबल? काउज मैम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा मैम. ठीक है. और इफेक्ट किस पे आ रहा है? मैम हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे. वेरी गुड. इफेक्ट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल पे आ रहा है और काउज हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. ठीक है. तो जब भी हमें काउज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप निकालना होगा तो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे. जैसे आपका टॉपिक ओबेसिटी है. ओबेसिटी में अगर आपको काउज एंड इफेक्ट देखना है अपने वेरिएबल्स के ऊपर, तो आपका कौन सा डिजाइन होना चाहिए? एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. एक्सपेरिमेंटल. ठीक है. और अगर आपको रिलेशनशिप देखना है तो कि रिलेशनशिप है कि नहीं दोनों में, दोनों वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई रिलेशन है या नहीं है, अगर ये आपको देखना है तो हम तो भी एक्सपेरिमेंटल ही करेंगे. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे. मैं आपको रिलेशनशिप के लिए बताई थी एक रिसर्च डिजाइन कौन सा होता है. डिजाइन करेंगे. को रिलेशनल. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. ये होगा आपका. और आप अगर सर्वे करेंगे तो वो किस में आएगा? मान लीजिए आप ओबेसिटी, जितने भी ओबीस पर्सन है उस पर आप सर्वे कर रहे हैं. ठीक है. कि जितने भी ओबीस पर्सन है उनका एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल कैसा है. ठीक है. हाई है, लो है, इसको पता करने की कोशिश कर रहे हैं. तो कौन सा रिसर्च होगा वो? क्वांटिटेटिव. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव तो होगा ही, अगर सर्वे है तो डिस्क्रिप्टिव भी होगा. ठीक है. चलिए
अब हम जो है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का, ये आपका था शुड हैव हाई इंटरनल वैलिडिटी। हाई इंटरनल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल। हाँ, लेस कंपाउंडिंग वेरिएबल, ठीक है, या नहीं हो यानी तो लेस हो, ठीक है। टू ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट डिजाइन, मैं प्री टेस्ट आपको बताई थी, जो आप प्री डेटा लेते हैं, प्री के बाद फिर आप पोस्ट डेटा लेते हैं। जो आपने मुझे अपना डेटा दिया है वो कौन सा डेटा है अभी? प्री डेटा मैम, प्री डेटा मैम। प्री डेटा। और मैं आपको 1 महीने का योगा इंटरवेंशन दूंगी, फिर से डेटा लूंगी, तो कौन सा डेटा हो जाएगा? पोस्ट मैम पोस्ट डेटा। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कौन सा हो गया आपका? पहला हो गया प्री टेस्ट, दूसरा हो गया पोस्ट। तो जब भी आप अपना एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करेंगे तो आपका जो है कैसा रहेगा? प्री टेस्ट और पोस्ट डिजाइन, मतलब आपको एक बार प्री डेटा लेना होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से और कंट्रोल ग्रुप से, और एक बार पोस्ट डेटा लेना होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से और कंट्रोल ग्रुप से, ठीक है। एनोवा डिजाइन अभी हम आगे पढ़ेंगे आज, ठीक है। एनोवा डिजाइन भी आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल ग्रुप में कल बताई थी आपको कि जब कंट्रोल ग्रुप को हमको इंटरवेंशन नहीं देते हैं, उसके अपने रूटीन में ही रखते हैं, तो उसको नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं। कंट्रोल ग्रुप को हम अगर इंटरवेंशन देते हैं, जैसे मान लीजिए फिजिकल एक्सरसाइज दे दिया, आयुर्वेद का कुछ दे दिया, नेचुरोपैथी का कुछ दे दिया, तो वो हमारा एक्टिव कंट्रोल ग्रुप हो जाता है। वेटलिस्ट कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? वेटिंग में रखते वेटलिस्ट हैं कंट्रोल मैम ग्रुप कि क्या होता है? बाद में योगा वेरी गुड, देंगे वेटिंग करके में उनको रखते हैं। वेट लिस्ट में रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी इंटरवेंशन जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दिया है, जब हमारा रिसर्च खत्म हो जाएगा तब फिर हम अपने कंट्रोल ग्रुप को जो है योगा सेशन देंगे, ठीक है। और ऐसा क्यों बनाया गया है वेटलिस्ट कंट्रोल ग्रुप को? वेटलिस्ट कंट्रोल ग्रुप क्यों बनाए? नॉर्मल और एक्टिव ही रखते। वेटलिस्ट की क्या 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 जरूरत थी? कल बताई थी मैं आपको क्लास में। इथिकली ये राइट नहीं होता है ना। ये इथिकल प्रैक्टिस नहीं है कि आपने एक ग्रुप में किसी को कुछ दिया है और एक ग्रुप को कुछ भी नहीं दिया है। तो इसीलिए बहुत सारे रिसर्च में आप देखेंगे कि कंट्रोल ग्रुप को लिखा रहेगा वेटलिस्ट कंट्रोल ग्रुप। बहुत सारे रिसर्च में हम लोग, खास करके मैं तो अपने यूनिवर्सिटी में बहुत लोगों को देखी हूँ वेटलिस्ट कंट्रोल ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो ये वेटलिस्ट कंट्रोल ग्रुप रहता है। अब देखिए, अब जो है आपका रेंडमाइजेशन, कल मैं आपको समझा दी थी कि जो भी डेटा, जो भी आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जैसा सैंपल है वही सेम सैंपल आपका कंट्रोल ग्रुप में ही रहेगा। मतलब कैरेक्टरिस्टिक उसके सेम सैंपल नहीं, उसके जितने भी जो है, जितने जेंडर, अगर मान लीजिए यहाँ 5+6 है, मतलब 5 मेल है 6 फीमेल है, यहाँ भी 5 मेल है 6 फीमेल है, ठीक है। तो दोनों तरफ बराबर की बराबरी होगी, है ना। तो ये जो है आपका रेंडमाइजेशन यही हुआ कि दोनों तरफ की जो टीम होगी उसमें जो है आपका जेंडर बराबर होगा, जो मेल फीमेल का रेशियो है। आपका जो है एज बराबर होना चाहिए, जो एज ग्रुप आपने जो भी लिया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर हमने 20 से 25 साल लिया है तो इस ग्रुप में सारा 20 से 22 डाल दिए और इस ग्रुप में सारा 23 से 25 डाल दिए, नहीं। अगर इसमें 22 एज के दो बच्चे हैं तो फिर जो है इसमें भी जो है 22, जो जिनका एज 22 है, इसमें भी 2 ही होंगे, दोनों तरफ बराबर के होने चाहिए। और रेंडमाइजेशन कैसे करते हैं हम? रेंडमाइजेशन कैसे करते हैं? सैम्पलिंग से मैम, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अच्छा अच्छा, सैम्पलिंग से करते हैं। सैम्पलिंग अलग चीज हो गया, रेंडमाइजेशन अलग चीज हो गया। कल मैं आपको समझाई थी ना कि सैम्पलिंग और रेंडमाइजेशन, पहले आप सैम्पलिंग कर चुके होते हैं उसके बाद रेंडमाइजेशन होता है। रेंडमाइजेशन का क्या मैम मतलब क्या है? मैम ये सॉफ्टवेयर से करते हैं ना? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, ये सॉफ्टवेयर से करते हैं। कल मैं आपको बताई थी कि इसका जब आप अपने गूगल पे सर्च करेंगे, आपके पास मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, तो जब आप गूगल करेंगे ऑनलाइन रैंडमाइजर, तो ऑनलाइन रैंडमाइजर में आपको जो है, जब अपना डेटा डालेंगे, जो आपने मुझे डेटा भेजा है ना, उसको आप डाल के देखिएगा, देखिएगा ये खुद ही जो है आपको रैंडमाइज करके दे देगा, अगर उसमें सारा डेटा परफेक्ट होगा ना, ठीक है। तो वो आपको खुद जो है लिख के दे देगा कि इतने लोग इधर रहेंगे, इतने लोग कंट्रोल ग्रुप में होंगे, इतने लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होंगे, ठीक है। तो ये जो है मतलब ऑनलाइन के थ्रू जो है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग जो है ये खुद ब खुद जो है समझ लेता है
और उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में डिवाइड कर देता है। ठीक है, सैम्पलिंग तो ये हुआ ना कि आपने मुझे अपना डेटा दे दिया, तो मैंने स्क्रीनिंग कर लिया कि ये मेरा सैंपल होगा, जो भी ओबीज होगा, मैं कल बताई थी ना आपको। यस मैम। सैम्पलिंग क्या हुआ, कल मैं हम बताई थी ना स्क्रीनिंग कि करते जितने हैं। लोग हाँ, तो हमने स्क्रीनिंग कर लिया। तो मान लीजिए आपने मुझे 50 डेटा दिया, उसमें 20 लोग जो है मेरे सैंपल हो गए। ठीक है, अब 20 सैंपल में से जो है हमें चुनना है कि जो हमने स्क्रीनिंग किया ना, ठीक है, 20 लोगों को जो हमने स्क्रीनिंग किया, वही तो हमने फिर उससे जो है हम मान लीजिए कि हमारा सैंपल साइज 10 होगा। एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपने मुझे 50 डेटा दिया, 50 में 20 लोग जो है मेरे सैंपल थे, और जो मेरा मतलब सैंपल साइज है वो 10 ही है। तो मैं क्या करूंगी, जो 20 लोग हैं उसमें से मैं अगर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करूंगी, तो मैं उसमें से खुद सेलेक्ट कर लूंगी कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, है ना। तो वो मेरा सैम्पलिंग हुआ। लेकिन जब उस सैंपल को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में करते हैं, वो हम रैंडमाइजेशन के थ्रू करते हैं। समझ रहे हैं? यस हम मैम। जब मैम वो सैंपल टेबुलेशन जो आपने बताया लेकिन जब हम ग्रुप बनाते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, तब वो रैंडमाइजर के थ्रू करते हैं, उसी को हम रैंडमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। यस मैम। सैम्पलिंग के बाद आपका रैंडमाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपने प्री डेटा लिया, पोस्ट डेटा लिया, फिर प्री डेटा लिया, पोस्ट डेटा लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्री डेटा और पोस्ट डेटा, मान लीजिए कि आपने मुझे जो डेटा दिया है और फिर से आप मुझे डेटा देती हैं। ठीक है, तो आपका जो है वेट, मतलब मान लीजिए हम वेट वेरिएबल लेके चलते हैं, तो जो है मैंने एक बार प्री वेट लिया, फिर उसके बाद 1 महीने का इंटरवेंशन दिया मैंने उनको, और फिर से मैंने वेट लिया। तो फिर अब मैं क्या करूंगी, इसमें देखूंगी ना कि कुछ मतलब फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो सबसे पहले डेटा का क्या क्या होगा, जब आपके पास प्री डेटा और पोस्ट डेटा आ जाएगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्क्रीनिंग मैम, डेटा को समराइज करेंगे ना। वेरी गुड। सबसे पहले आप डेटा को, आपके पास तो क्वेश्चन नहीं आया है ना, मान लीजिए मेरा 10 सैंपल साइज था, तो मेरे पास तो 10 डेटा है और 10 अलग अलग डेटा है। तो सबसे पहले आप उसको एक्सेल सीट बनाएंगे। उसके बाद उसमें जो है नाम, जो भी स्टूडेंट का क्या नाम है, सीरियल नंबर क्या है, क्या 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 नाम है उसका, फिर उसके बाद उसका जेंडर लिखेंगे, मेल है कि फीमेल है, फिर उसका वेट लिखेंगे कि क्या वेट क्या है उसका। ठीक है, ऐसे करके हम टेबुलेशन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट। हाँ, फिर उसके बाद हमको इंटरप्रेट करेंगे डेटा को कि मेरा डेटा कैसा है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इंटरप्रेट करने कैसे कैसे करेंगे उसको, सबसे पहले क्या करेंगे? मैम उसमें देखेंगे कि कितने, मतलब जैसे ओबेसिटी के आपने बताए थे हम्म कि कितने सेम है, ओबेसिटी वाले कितने पर्सन है वो देखेंगे, और फिर उससे हम्म। एनालाइज करेंगे, फिर उनको अलग करेंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैम ओबेसिटी वाले कितने हाइपोथेसिस टेस्टिंग से चेक करते हैं ना। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक करेंगे, मीन मीडियन मोड। जी Yes, मैं ma'am. आपको बताई थी ना कि आपके पास Yes, जब ma'am. डेटा आ जाता है, आप उसको समराइज करते हैं, तो सबसे पहले मेरा काम, अगर सबसे पहले कोई टेस्ट लगाएंगे तो क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मतलब क्या हो गया, सैंपल को मीन मीडियन डिस्क्राइब मोड। करेंगे। जी मैम जी। हाँ, Yes, ठीक है, ma'am. तो सबसे पहले हम उसमें डिस्क्रिप्टिव, आप देखिए उसको फ्लो चार्ट की तरह याद कीजिए। मैं आपको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पढ़ा रही हूँ, इसके पहले मैं डिस्क्रिप्टिव इसलिए पढ़ाई थी ताकि आपको फिर वो चीज कनेक्ट कर पाए। आप जब फ्लो चार्ट के पास कब तरह पढ़ेंगे ना, तो आप भूलेंगे नहीं इस चीज को, क्योंकि आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकल क्लास तो चल रही नहीं है हमारी। ठीक है, तो हमने जो है सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले अपना सैंपल इकट्ठा कर लिया। हमारा पॉपुलेशन हमारे पास आ गया, पॉपुलेशन में से जो जो हमारे सैंपल है वो हमारे पास आ गए। फिर उसमें हम सैंपल, मतलब जो भी सैंपल हमको करना है, जो भी सैंपलिंग करना है, वो सैंपलिंग कर लिए। फिर नहीं, पहले स्क्रीनिंग किए, स्क्रीनिंग करने के बाद फिर हमने सैंपलिंग किया। फिर सैंपलिंग करने के बाद क्या किया हमने, उसको रैंडमाइज किया। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप बना। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हमने योगा दिया, कंट्रोल ग्रुप को मान लीजिए हमारा नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप था, उसी रूटीन में हमने रखा उसको। उसके बाद फिर उनका प्री डेटा लिया, प्री डेटा के बाद फिर पोस्ट डेटा लिया। फिर हम डेटा के पास जो है क्या किए, उसको टेबुलेशन किए, उसको एक्सेल सीट में डाले, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में डाले। उसके बाद फिर उसका मीन मीडियन मोड निकाले, है ना।
मीन मीडियन मोड निकालने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा कर्व कैसा आ रहा है। क्या था वो? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन मीडियन मोड अगर सेम है तो क्या होगा वो? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बल्क आउट बनता है। सिमेट्रिकल। हाँ, तो यस फिर मैम, हमारा सिमेट्रिकल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर मीन मीडियन मोड सेम है तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यही आपको जो है ऐसे आपको याद रखना है। मैं पूछूंगी किसी दिन जो है, जिस दिन टेस्ट लूंगी, कि ये कैसे कैसे होता है, एक एक करके सबसे पूछूंगी। ठीक है, तो जब डेटा आ गया तो आपके पास जो है तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए एनोवा क्या होता है। 3 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। अब एनोवा होता है कि जब आपके पास मान लीजिए कि 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक कंट्रोल ग्रुप है। 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होने का मतलब है जब भी हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक कंट्रोल ग्रुप होता है तो वो जो है आपका सिंपल टी टेस्ट लगता है, पैरामेट्रिक टेस्ट लगता है। पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बताई थी ना मैं आपको। तो जब हम सिंपल काम करते हैं, जब हम जो है जब हमारा जो है एक 2 ही ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, तो उसमें हम पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। लेकिन जैसे आपका 2 ग्रुप से ज्यादा हो जाता है, जैसे यहाँ 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है ना, सब कुछ सेम है, सारा चीज सेम है, बस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है 2 है यहाँ पे। तो जब हम 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो जाता है और एक कंट्रोल ग्रुप हो जाता है तो उसमें हम पैरामेट्रिक टेस्ट या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं लगाते हैं, उसमें हम यूज करते हैं एनोवा। ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं एनोवा। याद रखिएगा कि जब भी आपका जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है 2 हो और एक कंट्रोल ग्रुप हो तो वो आपका एनोवा डिजाइन हो जाता है। फिर उसमें हम पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मेरा मन किया कि मैं देखती हूँ कि योगा का और फिजिकल एक्सरसाइज का, ठीक है, ओबेसिटी के लिए कौन बेटर है। मेरा मन हुआ, क्योंकि बहुत लोग जिम जाते हैं ना, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, अपने जो ओबीज होते हैं या अपने आप को फिट रखने के लिए करते हैं। तो मेरे मन में आया कि क्यों नहीं मैं एक रिसर्च करूं कि जिसमें एक मेरा जो है योगा ग्रुप होगा और एक मेरा जो है फिजिकल एक्सरसाइज दूंगी, और 1 महीने के बाद मैं देखूंगी कि मेरे पोस्ट डेटा में किसका जो है सिग्निफिकेंट आया, मतलब कौन सा डेटा में पॉजिटिव रिजल्ट आया। मेरा जो है योगा वाले इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आया कि मेरा जो है कंट्रोल वाले ये सॉरी फिजिकल एक्सरसाइज वाले में जो है पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब रिजल्ट किसका ज्यादा अच्छा आया। ठीक है, और इसको तो हम कोई दे ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। अगर कोई इंटरवेंशन नहीं दे रहे तो ये कौन सा कंट्रोल ग्रुप हुआ। हम क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए। मैं कह रही हूँ कि इसमें हम इस कंट्रोल ग्रुप को, हमने 3 तरह का कंट्रोल ग्रुप पढ़ा है, अगर हम इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं दे रहे हैं कंट्रोल ग्रुप में तो ये कौन सा कंट्रोल ग्रुप कहलाएगा। मैम ये वेट लिस्ट में आएगा। वेट लिस्ट में आएगा। और नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप भी तो हुआ। नॉर्मल। नॉर्मल भी तो हुआ ना, क्योंकि देखिए इसमें ये नहीं लिखा है कि इसमें लिखा है कि इनको इंटरवेंशन मिलेगा ही नहीं। अगर नो इंटरवेंशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिसर्च खत्म होने के बाद भी हम इसको इंटरवेंशन नहीं देंगे। अगर लिखा होता कि आफ्टर हम रिसर्च देंगे या आफ्टर हम जो है रिसर्च खत्म हो जाएगा, तो इसमें तो साफ साफ लिखा है कि नो इंटरवेंशन। नो इंटरवेंशन मतलब ये नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप है, ये अपने नॉर्मल रूटीन पे रहेगा ये ग्रुप। ठीक है, तो हम फिर तीनों का देखेंगे पोस्ट डेटा कि किसका सिग्निफिकेंट आया है। योगा का सिग्निफिकेंट आया है कि फिजिकल एक्सरसाइज का सिग्निफिकेंट आया है, कि जो है अगर हम कुछ भी, कि इन दोनों में से कुछ भी नहीं है और कंट्रोल का जो है सिग्निफिकेंट आ गया है, तो हम इसको चेक करेंगे, है ना। और इसमें क्या करते हैं कि हम जो है प्री से पोस्ट तो चेक होता ही है। ठीक है, प्री से पोस्ट तो हम देखते ही है कि योगा जो प्री डेटा था, पोस्ट योगा करने के बाद कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम योगा और फिजिकल एक्सरसाइज को चेक करेंगे तो कौन सा डेटा होगा, पोस्ट होगा ना। मान लीजिए कि हमें कंपेयर करना है कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, ओबेसिटी पे सबसे अच्छा रिजल्ट किसका आया, तो हम इन दोनों का पोस्ट कंपेरिजन करेंगे। यस मैम। योगा का पोस्ट का और जो है फिजिकल एक्सरसाइज का, दोनों का कंपैरिजन करेंगे पोस्ट का, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कौन सा सिग्निफिकेंट है। फिजिकल एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट है कि योगा सिग्निफिकेंट है ना।
तो और उसके बाद फिर इसके डेटा को भी देखेंगे, क्योंकि बहुत बारी जो है क्या होता है रिसर्च में कंट्रोल ग्रुप भी अच्छा परफॉर्म मतलब कंट्रोल ग्रुप का भी बहुत बार क्या होता है सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ जाता है, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो हम उसमें कंट्रोल ग्रुप को भी चेक करेंगे। ठीक है, तो एनोवा डिजाइन का मतलब हो गया कि जब भी आपके पास 3 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट होगा तो उसको हम एनोवा बोलते हैं। जब भी आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? 2 मैम। 2 है ना, एक योगा है और एक फिजिकल एक्सरसाइज है। फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, तो अगर इंटरवेंशन 1 का क्या है? योगा है। इंटरवेंशन 2 का क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज है। तो जब भी हमारा 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रहेगा, रेंडमाइजेशन होगा और आपको आपका कंट्रोल ग्रुप रहेगा, तो ये क्या कौन सा डिजाइन हो गया? एनोवा। कभी आपको भी मन किया कि चलो नेचुरोपैथी में से भी देखते हैं, आयुर्वेदा में से भी देखते हैं कि कौन सा बेटर है। ठीक है, हम लोग तो बहुत करते हैं कि योगा बहुत अच्छा है, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है कि जो रिसर्च कहता है हम उसको ही मानते हैं। ठीक है, तो आपको भी अगर कल को जो है किसी का 2 ग्रुप का कंपैरिजन करना हो तो आपको एनोवा डिजाइन लगाना होगा। मतलब जब आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे काम करना हो तो आपको उस समय एनोवा डिजाइन सोचना होगा। तो एनोवा कुछ भी नहीं है, जब हमारा एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बढ़ जाता है या एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ जाता है तो फिर हमारा वो जो है एनोवा डिजाइन हो जाता है। तो जब भी आप 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को लेके चलेंगे और एक कंट्रोल ग्रुप को, तो वो आपका एनोवा डिजाइन हो जाएगा। एनोवा डिजाइन है, मतलब जैसे टेस्ट है, जैसे आपका पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है ना, उसी तरह इनोवा भी है। इनोवा लगाते हैं हम, तो इसमें कभी भी पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं आएगा, हमेशा इसमें हम इनोवा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यस मैम। अब है आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो अब आपको जो है अगर एक्सपेरिमेंटल करना होगा रिसर्च, तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो क्वेश्चन आप लिख के रखिए और लास्ट पे हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर कुछ ऐसा दिक्कत लग रहा है तो हम क्लास के लास्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे एक बार। अब है आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है आपका? एक एक ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च पहले बहुत आता था, अब नहीं आता है आपका। जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है ना, वो आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आल्सो स्टडी कॉजल रिलेशनशिप बट विदाउट रैंडमाइजेशन, हैव लोअर इंटरनल वैलिडिटी कंपेयर टू प्योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अच्छा, अब इसमें ये बताइए कि इसमें लोअर इंटरनल वैलिडिटी क्यों लिखा हुआ है? मैम क्योंकि क्वासी इसमें एक्सपेरिमेंटल कंपाउंडर वेरिएबल्स होंगे। क्या 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 मैम क्या बताइए इसमें फिर से। कंपाउंडिंग वेरिएबल्स इसमें होंगे मैम, जिसके कारण इसकी इंटरनल वैलिडिटी लो है। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हम रैंडमाइजेशन नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें चीजें पहले से हुई हुई है और उसी के बाद हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट में जो है क्या होता है कि वो हम कर नहीं पाते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, दो दो ग्रुप बनाए हम लोग, योगा ग्रुप बनाए, कंट्रोल ग्रुप बनाए, उसके बाद फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद फिर हमने डेटा लिया, फिर डेटा को एनालाइज किया, फिर हमने देखा कौन सा डेटा सिग्निफिकेंट है। लेकिन क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या होता है कि हम रैंडमाइजेशन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम इसमें ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं है। मतलब कि इसमें हम कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं बना, मतलब कंट्रोल ग्रुप बनता है लेकिन हम उसके साथ काम नहीं कर रहे होते, हम कोई एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ काम नहीं कर रहे होते हैं। इसमें चीजें पहले से हुई हुई है, मतलब पहले से होके रखा हुआ है और जो पहले से हो चुका है हम उस डेटा पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें लिखा है कि रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो है इंसिडेंस जो है, जो एक्सपेरिमेंट है वो पहले हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में रैंडमाइजेशन नहीं होता है। जब भी आपका लिखा हो कि विदाउट रैंडमाइजेशन और एक्सपेरिमेंटल ये है रिसर्च है, तो वो कौन सा कहलाएगा? ये मैम क्वासी। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। क्वासी एक्सपेरिमेंटल। तो इसमें जो है बस इसका कीवर्ड ये याद रखिए कि इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होता है, ये जो है आपका विदाउट रैंडमाइजेशन। ठीक है, इसमें जो है हम रैंडमाइज इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इंसिडेंस जो है हुआ हुआ है।
ठीक है, तो हमें जो है बस ये निकालना होता है कि वेरिएबल के बीच में रिलेशन कैसा है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि कहीं वॉर हुआ, जैसे कल मैं आपको बताई थी ना कि यूक्रेन में अभी वॉर हो रहा है रशिया के थ्रू। तो अब यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है, तो उसमें अगर हमें मान लीजिए डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सब वेरिएबल पे काम करना हो, तो हम क्या करेंगे? हम वॉर तो नहीं कराएंगे बार बार। एज ए रिसर्चर हमें राइट्स है क्या कि हम वार कराए, फिर देखिए कि उनका मेंटल लेवल कैसा है, फिर से एक बार वार कराए, जैसे हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में करते हैं, है ना? मैनिपुलेशन होता है ना कि 3 दिन हम योगा सेशन दे रहे हैं और 1 महीने तक दे रहे हैं, फिर हम उससे उनसे डेटा ले रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं पे हमें वार पे करना हो, किसी कंट्री में वार हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? बार बार वार कराएंगे, फिर हम डेटा लेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि कंट्रोल ग्रुप में क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो बहुत सारा रिसर्च ऐसा है कि जिसको हमें क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में रखना पड़ता है, क्योंकि जो जो मतलब कॉज एंड इफेक्ट वेरिएबल जो है हमारे हमारे बस में नहीं होता है, हमें हम उस चीज को करवा नहीं सकते, या एज ए रिसर्चर हमें राइट्स नहीं होता है। तो घटना जैसे अर्थक्वेक आया कहीं पे, तो अर्थक्वेक आया, तो अगर मान लीजिए आपको अपना रिसर्च अर्थक्वेक पे करना है, तो क्या आप अर्थक्वेक करवाएंगे? ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अर्थक्वेक जब होता है, तो हम फिर उस एरिया में जाते हैं और देखते हैं कि अर्थक्वेक का क्या जो है इफेक्ट पड़ा आदमी के, लोगों के लाइफ के ऊपर, बच्चों के ऊपर क्या क्या इफेक्ट रहा। तो जो चीजें पहले हो चुकी होती है और उस पे हम काम करते हैं, तो वो जो है हमारा, जब हम उसके दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप निकालते हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, तो उसको हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बोलते हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, तो उसमें रैंडमाइजेशन हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए इसमें बोलते हैं बट विदाउट रैंडमाइजेशन। और इसकी इंटरनल वैलिडिटी भी इसलिए होती है, कम होती है, क्योंकि हम नहीं करवाते उस चीज को। अगर अर्थक्वेक हो रहा है तो हम नहीं करवा रहे उसको, हमारा कोई कमांड नहीं है, कंट्रोल नहीं है उस चीज पे। अगर किसी कंट्री में वार हो रहा है, तो हमारा कोई कमांड नहीं है उस कंट्री में कि आप बम मत छोड़िएगा, आप जो है ये मत कीजिएगा, मतलब ये वेपन्स यूज मत किए, हम हमारा कोई कमांड नहीं होता है उस चीज पे। तो इसीलिए जो है इसकी जो है इंटरनल वैलिडिटी लो होती है, और ये लोअर लेवल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है। लेकिन क्या है कि कुछ कुछ रिसर्च ऐसे हैं जिसपे हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं कर सकते हैं, या प्योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं कर सकते हैं, तो हम वहां पे क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिया है, 2 ग्रुप प्री-टेस्ट पोस्टर डिजाइन विदाउट रेंडमाइजेशन, एनोवा डिजाइन विदाउट रेंडमाइजेशन। बस विदाउट रेंडमाइजेशन हो, नो रेंडमाइजेशन हो, यही इसका फीचर है। यही इसका फीचर है। जब भी क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होगा ना, तो उसमें रेंडमाइजेशन नहीं है, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च ये बहुत आता था पहले, सेम ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का ही जो है टाइप है। ठीक है, ए टाइप ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ठीक है, पहले बहुत आता था एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च से, अब क्वेश्चंस नहीं आ रहे इसके ऊपर, लेकिन आप जान के रखिए कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की तरह ही होता है, सब कुछ सेम है। ठीक है, वेरिएबल भी हम कॉज एंड इफेक्ट ही निकाल रहे होते हैं, बस यहाँ पे रैंडमाइजेशन का मिसिंग है, मतलब यहाँ रैंडमाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, रैंडमाइजेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये ऑलरेडी घटना घट चुकी होती है, उस पर हमारा कोई कमांड नहीं है। ठीक है, मैम कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप इसमें देख पाते हैं या नहीं देख पाते? हाँ हाँ, कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं ना हम। 2 वेरिएबल से, मान लीजिए कि आपको आपका, अगर आप योगा का ही एग्जांपल लेके चलिए। अच्छा चलिए, कल आप लोग जो है ना, ये होमवर्क में देती हूँ आपको, अगर आप योगा के स्टूडेंट हैं और आपको क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करना है, तो आप लोग मुझे बताइए कि केस क्या क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, फिर मैं कल आपको समझाऊंगा। आप लोग सोच के आइएगा कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में अगर एज ए योगा स्टूडेंट है, तो ऐसा कौन सा डिजाइन हो सकता है जिसपे सिर्फ हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ही कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये आप करके आइएगा, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, जी। अब देखिए 2 चीज है, विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप। ठीक है, विद इन ग्रुप क्या होता है? विद इन ग्रुप होता है कि मैंने आपसे कहा ना कि आपने मुझे डेटा दिया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ प्रिया नाम की एक स्टूडेंट है, मैंने प्रिया का डेटा लिया, प्री डेटा, उनका वेट और हाइट लिया। फिर हमने उनका पोस्ट डेटा लिया,
ठीक है, फिर से हमने उनका वेट और हाइट लिया। तो प्रिया जी का जो मैंने प्री और पोस्ट डेटा लिया है वो एक ही पर्सन का डेटा है ना, एक ही पर्सन का डेटा है। प्री डेटा भी मैंने प्रिया जी से लिया है और पोस्ट डेटा भी मैंने प्रिया जी से लिया है। तो प्रिया जी का जो है क्या हो गया, वो विद इन ग्रुप डिजाइन हो गई। मतलब जब एक ही आदमी का प्री और पोस्ट डेटा होता है तो वो क्या हो जाता है, विद इन ग्रुप डिजाइन। कि एक बार मैंने प्री लिया, जैसे आप लोगों ने मुझे अपना प्री डेटा दिया है, अब आपने मुझे कम से कम 1 महीने पहले दिया होगा, फिर मैं बोलूंगी फिर से अभी मुझे डेटा दीजिए, तो वो कौन सा डेटा हो जाएगा आपका, पोस्ट डेटा हो जाएगा। अगर मैं इंटरवेंशन देती हूँ तो पोस्ट डेटा हो जाएगा। तो आप ही का प्री डेटा है और आप ही का पोस्ट डेटा है। अगर हम इन दोनों के बीच में देखेंगे ना कि प्री डेटा के बाद पोस्ट डेटा में कुछ सिग्निफिकेंट आया कि नहीं, कोई पॉजिटिव चेंज आया, नेगेटिव चेंज आया, वेट बढ़ गया या वेट घटा उनका, तो हमें चेक कैसे करना होगा, प्री और पोस्ट को कंपेयर करके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इनका वेट जो है 50 kg था, ठीक है, यहाँ आके 49 kg हुआ, तो क्या हुआ, सिग्निफिकेंट हुआ ना, पॉजिटिव चेंज हुआ ना योगा सेशन के बाद। यस मैम। ठीक है, तो प्री से एक ही आदमी का प्री डेटा और एक ही आदमी का पोस्ट डेटा करते हैं तो उसको विद इन ग्रुप डिजाइन बोलते हैं। सेम पार्टिसिपेंट अंडर गोइंग डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, एक ही पार्टिसिपेंट है और हम उसका जो है प्री और पोस्ट डेटा ले रहे हैं, तो विद इन ग्रुप डिजाइन हो गया। बिटवीन ग्रुप डिजाइन क्या होगा, अलग अलग पार्टिसिपेंट, दो सैंपल, अलग अलग पार्टिसिपेंट का जब हम लेंगे तो वो बिटवीन ग्रुप डिजाइन हो जाएगा। बिटवीन ग्रुप डिजाइन क्या होता है कि देखिए, ये आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इसमें और नहीं है, रुकिए मैं यहाँ से समझा देती हूँ आपको, इससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। देखिए, अगर हम प्री से पोस्ट डेटा लेते हैं तो ये विद इन ग्रुप हो गया, मतलब एक ही आदमी का हम प्री डेटा ले रहे हैं, एक ही आदमी का हम पोस्ट डेटा ले रहे हैं। बिटवीन ग्रुप डिजाइन होता है कि मान लीजिए कि ये पोस्ट डेटा ले रहे हैं, मतलब यहाँ प्रिया जी है, यहाँ रश्मि जी है, ठीक है। तो जब हम प्रिया जी का पोस्ट डेटा देख रहे हैं और रश्मि जी का पोस्ट डेटा हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो बिटवीन ग्रुप डिजाइन हो गया, क्योंकि प्रिया जी जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है, रश्मि जी जो है वो कंट्रोल ग्रुप में है, दोनों का ग्रुप अलग अलग है। ठीक है, लेकिन हमें पोस्ट डेटा भी तो कंपेयर करना है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि दोनों में से कौन इफेक्टिव है, दोनों में से किसका पॉजिटिव रिजल्ट आया, या दोनों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप अच्छा किया। आ रहा है समझ में? यस मैम। तो जब हम पोस्ट और पोस्ट डेटा, मतलब यहाँ कोई और लोग हैं, यहाँ कोई और सैंपल बैठे, यहाँ कोई और सैंपल बैठे हैं, दोनों का ग्रुप अलग अलग है, और जब उस डेटा को कंपेयर करते हैं पोस्ट को, तो वो हमारा बिटवीन ग्रुप डिजाइन हो जाता है। ठीक है, वो हमारा बिटवीन ग्रुप डिजाइन हो जाता है अगर हम पोस्ट कंपेयर करते हैं। और लेकिन एक ही आदमी का हम प्री डेटा और पोस्ट डेटा करते हैं तो वो क्या हो जाता है, विद इन ग्रुप। अब समझ में आया? यस मैम। ठीक है, चलिए। तो बिटवीन ग्रुप डिजाइन कुछ भी नहीं है, बस जब हम दो ग्रुप का करते हैं, जैसे ए और बी का कर रहे हैं, तो ये हमारा बिटवीन ग्रुप डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, और एक ही ग्रुप का हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का प्री और पोस्ट कर रहे हैं तो वो हमारा जो है क्या हो जाएगा, विद इन ग्रुप डिजाइन। विद इन ग्रुप। ठीक है, और एनोवा में कैसे करेंगे, एनोवा में भी वैसे ही करेंगे, बस इसमें एक ग्रुप ज्यादा बढ़ जाता है, एक्सपेरिमेंटल दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो जाते हैं, लेकिन तरीका प्रोसेस एक ही है। ठीक है, प्योर ग्रुप, प्योर विद इन ग्रुप रिपीटेड मेजर एनोवा। अब देखिए, रिपीटेड मेजर एनोवा में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, फिर इंटरवेंशन दिया हमने, फिर पोस्ट डेटा लिया, फिर फॉलो अप लिया। फॉलो अप का मतलब समझते क्या होता है, यस और नो में बताइए, फॉलो अप का मतलब समझते क्या होता है? मैम किसी चीज को पीछा करना, मतलब उसी। हाँ, मैं आपको रिसर्च के लैंग्वेज में बताती हूँ फॉलो अप का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 महीने का इंटरवेंशन दिया, ठीक है, 1 महीने का आपका इंटरवेंशन हुआ, 1 महीने में जो है आपने योगा इंटरवेंशन दिया, तो आपके पास प्री और पोस्ट डेटा आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि सेकेंड मंथ जो है इंटरवेंशन नहीं देते हैं, ठीक है, और बिना इंटरवेंशन दिए चेक करते हैं कि उनका फॉलो अप करते हैं कि मेरा जो इंटरवेंशन का असर है वो कब तक है। ठीक है, एक बार तो हमने पोस्ट डेटा ले ही लिया,
आप इंटरवेंशन दे के भी कर सकते हैं, विदाउट इंटरवेंशन भी दे के कर सकते हैं कि आपका 1 महीने के बाद तो ये ऐसा डेटा था और 1 महीने के बाद फिर आपका ऐसा डेटा आ गया, तो इसको फॉलो अप बोलते हैं। मतलब आप एक बार जो है, मान लीजिए 3 महीने का आपका इंटरवेंशन है, मैं देखना चाहती हूँ कि 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि मेरे सैंपल पे जो ओबीस पर्सन थे उनके 1 महीने के बाद भी कुछ इफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो मैंने एक बार उनका डेटा ले लिया 1 महीने के बाद, फिर मैं उनको फिर उनको मैं दूसरे मंथ भी दी, फिर उसको हम फॉलो अप बोलते हैं। ठीक है, जब हम बीच में जो है हम जब डेटा लेते हैं, 2 बार हम जब पोस्ट डेटा ले लेते हैं तो उसको हम फॉलो अप बोलते हैं। ठीक है, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हम 1 महीने का इंटरवेंशन दे रहे हैं, 3 महीने का इंटरवेंशन दे रहे हैं, फिर उनसे डेटा ले रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ाई कर रहे हैं कि 1 महीने का हमने डेटा लिया, उसके बाद फिर जो है फिर हमने पोस्ट डेटा लिया और फिर से हमने ये दिया, इंटरवेंशन दिया और फिर से हमने जो है उनका फॉलो। ठीक है, तो इसको प्योर विद इन ग्रुप रिपीटेड मेजर एनोवा बोलते हैं। तो हम इसमें रिपीटेड मेजर एनोवा करते हैं जब ऐसा डिजाइन होता है तो। ठीक है, अब आपका एक्सपेरिमेंटल खत्म हो गया, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्वासी एक्सपेरिमेंटल खत्म हो गया, अब है आपका नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है? नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज नॉट स्टडीड। ठीक है, कोई यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी नहीं होता है, लोअर इंटरनल वैलिडिटी कंपेयर टू प्योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब नो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में देखते हैं क्या क्या एग्जांपल है। सबसे पहले आपका क्या है? डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, सर्वे। फिर है कोरिलेशनल डिजाइन, रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। फिर है केस स्टडी डिजाइन, स्टडी ऑफ वन और अ फ्यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिक केसेस। अब मुझे ये बताइए कि इसको नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्यों क्यों बोला गया है? डिस्क्रिप्टिव डिजाइन को, कोरिलेशनल डिजाइन को, केस स्टडी डिजाइन को, इन सबको नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्यों क्यों बोला गया है? मैम जैसे कि हाँ, सोच के बताइए क्या क्या होगा इसका, बताइए, कोशिश कीजिए। देखिए, करेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, अगर आपके दिमाग में कुछ है तो उसको शेयर कीजिए यहाँ पे। बताइए क्या क्या होगा इसका। मैम इसमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन नहीं देखते हैं। वेरी गुड, इसमें काउज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप जब हमें नहीं जानना होता है तो हम फिर ये सारा रिसर्च करते हैं। अगर मुझे काउज एंड इफेक्ट जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं? फिर हम डिस्क्रिप्टिव डिजाइन करते हैं, सर्वे वगैरह कर लेते हैं, कोरिलेशनल डिजाइन कर लेते हैं, केस स्टडी कर लेते। तो ये सब में फिर हम लोग को जो है ना कोई ग्रुप नहीं बनाना होता है। वेरिएबल्स तो होते हैं हमारे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे कोरिलेशनल आप डिजाइन लेते हैं तो उसमें आपको एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल में तो रिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ वेरिएबल्स तो है, लेकिन आपको कोई ग्रुप नहीं। ग्रुप कहने का मतलब है कि कोई हम जो है जैसे कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कोई सेशन देते हैं, योगा दे रहे होते हैं, बहुत सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, फिर उनसे डेटा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे रेडीमेड डेटा है हमारे पास, हमें डेटा बनाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई सैम्पलिंग करने की जरूरत है। यहाँ रेडीमेड डेटा है। हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था ना कि जो लोग सिगरेट ज्यादा पीते हैं उनको, ऐसा मुझे लगा कि उनको लंग्स कैंसर की ज्यादा जो है प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्या करूंगी, जितने भी लंग्स कैंसर के लोग हैं मैं उनका डेटा लूंगी और उसमें से देखूंगी कौन कितना सिगरेट पी रहा है, या कौन ऐसा है कि जिसने कभी भी स्मोकिंग नहीं की लेकिन फिर भी उसको लंग्स कैंसर है। तो फिर मैं उसमें जो है उनका रिलेशन निकालने का कोशिश करूंगी कि पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, या कोई रिलेशनशिप ही नहीं है सिगरेट पीने में और लंग्स कैंसर में। ठीक है, तो जब हम रिलेशनशिप निकालते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, तब फिर हम उसको कोरिलेशन डिजाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे डेटा ऑलरेडी हमारे पास है, बस हम उसको फिल्टर करना होता है। ठीक है, हमें यहाँ डेटा बनाने की जरूरत नहीं होती, हमें यहाँ कोई एक्सेल सीट हम बनाते हैं लेकिन कोई प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं होती है आपको। या ऑलरेडी आपका डेटा अवेलेबल है, बस उस पर काम करना है, वेरिएबल्स आपको बनाना है कि कौन आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कौन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे इसीलिए जो है हम कहते हैं कि ये जो है हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। केस स्टडी डिजाइन क्या होता है, मैं पढ़ाई हूँ, बताइए आप लोग को। मैम इसमें इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं।
हाँ, जब हम किसी चीज का डेप्थ में एनालिसिस करते हैं तो हमारा केस स्टडी होता है, और ये हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, है ना। अब इसमें क्या है कि सर्वे कैसे करते हैं, कैसे करते हैं सर्वे बताइए। जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है उससे हम रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं। उस रिसर्च क्वेश्चन को ऐसे, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके पास रिसर्च क्वेश्चन आ जाए कि मेरी क्लास कैसी लगती है आपको, ठीक है, मतलब और उसके बाद फिर आपको ऑप्शन दे दिया जाए, तो अगर आपको इस पे रिसर्च करना होगा, मान लीजिए मुझे ही इस टॉपिक पे रिसर्च करना होगा कि यहाँ जितने लोग भी पढ़ाते हैं सबसे अच्छा पढ़ाते कौन है, इस तरह का कोई मेरा रिसर्च टॉपिक है, तो इसमें आप कैसे करेंगे, आप सोच के बताइए कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक सर्वे करना है तो जितने भी टीचर यहाँ पढ़ाते हैं उसमें आपको किसकी पढ़ाई सबसे अच्छी लगती है, सबसे समझ में आता है, या मन करता है कि नहीं उनके क्लास में मुझे रहना चाहिए, या 10 काम छोड़ के भी आप क्लास करने के लिए बैठते हैं ताकि क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट आता है। तो आपको अगर ऐसा कोई सर्वे करने में दे दूं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मैम तो सबसे पहले हम क्वेश्चन बनाएंगे और जितने भी यहाँ पे सबसे मतलब पहले स्टूडेंट हैं वेरी गुड, सबसे पहले आप क्वेश्चन क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, और फिर और फिर क्वेश्चन यहाँ क्या, पे फिर क्वेश्चन बनाने के बाद आप डायरेक्ट जो है सबको दे देंगे, सारे सारे स्टूडेंट को। मैम सबसे मैं पूछूंगी कि कौन से टीचर अच्छे, मैम इसमें बोर्ड और ऐसे करके सारे टीचर्स का नाम लिख के हाँ हाँ, फिर पूछूंगी कौन से टीचर अच्छे हैं उस पे मतलब टिक करने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, क्लोज एंडेड सही क्वेश्चन करने पे, से। हाँ क्लोज एंडेड क्वेश्चन पे क्वेश्चन रखेंगे आप, और एक आप क्वालिटेटिव क्वेश्चन भी रखेंगे कि जो है आपको क्यों अच्छा लगता है, क्या रीजन है, मतलब कुछ भी आप इस तरह का क्वेश्चन एक बनाएंगे जो ओपन एंडेड रहेगा, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके क्लोज क्लोज एंडेड रहेंगे। तो तो फिर जो है इससे इससे जो है फिर हम उस क्वेश्चन को ना वैलिडेशन में डालेंगे। एज ए रिसर्चर कभी भी आपको रिसर्च करना हो, कभी भी सॉरी आपको सर्वे करना हो, तो सर्वे में हम कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ऑडियंस को जो है डायरेक्ट हम दे नहीं सकते। जैसे मैं अपना सर्वे की थी अपने को, जब मेरे रिसर्च का सर्वे हुआ था तो सर्वे में जो मैं क्वेश्चन है खुद से बनाई थी। अगर आपके पास कोई मान लीजिए कि वेलबींग है या डिप्रेशन है, एंजाइटी, तो वो ऑलरेडी बना हुआ है, वो ऑलरेडी वैलिडेटेड क्वेश्चनेयर है। लेकिन जब आप खुद से क्वेश्चन जो है ड्राफ्ट करते हैं, खुद से क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसको हमें वैलिडेट करना पड़ता है। बिना वैलिडेट के आप अपने एज ए रिसर्चर आप उसको मार्केट में सर्कुलेट नहीं कर सकते या किसी के पास दे नहीं सकते। ये तो चलिए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो मतलब इस पे हमें कोई पेपर पब्लिकेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो आपने जो है क्वेश्चन बनाया और आपने जो है ओपिनियन ले लिया और उसके बाद फिर उसको ये आपने सबको बता दिया कि ये टीचर का ये खामी है, इनका ये नेगेटिव पॉइंट है, इनका ये पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये हो गया। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा होता है कि आपको उस पर रिसर्च पेपर लिखना पड़े, आपको उसमें प्रॉपर आप रिसर्च कर रहे हैं और आपने क्वेश्चन खुद से बनाया है अपने अपने सर्वे के लिए, तो आपको जो है उस क्वेश्चन को वैलिडेट कराना होगा। बोले थे ना कि जो है ये आपके मेजरिंग टूल्स की तरह है कि वो सही होना चाहिए। तो जब आप किसी चीज को, कोई भी क्वेश्चन को सर्वे करते हैं और वो आपका खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले उसमें वैलिडेशन कराना होगा। जब वो वैलिडेट हो जाता है तो फिर आप उसको बांट सकते हैं या उसको सर्कुलेट कर सकते हैं और उनसे ओपिनियन ले सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही अपने हाथ से क्वेश्चन बना के हम ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, उसको प्रॉपर वैलिडेशन की जरूरत होती है। ठीक है, आए समझ में? यस मैम। ठीक है, तो सर्वे जो है आप कभी भी सर्वे करेंगे, और एक चीज याद रखिए, आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कीजिए, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कीजिए, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कीजिए, केस स्टडी कीजिए, डिस्क्रिप्टिव जो है रिसर्च कीजिए, कोई सा भी रिसर्च करते हैं। पीएचडी डिग्री आपको सब में मिलेगी, ऐसा कोई रिसर्च नहीं है कि आपको बोलेंगे नहीं आपने ये रिसर्च किया हम नहीं देंगे। पीएचडी डिग्री आपको हर रिसर्च में मिलेगी। आपको सोचना है कि आपको करना क्या है, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, गेदर्स ओपिनियन फ्रॉम द टारगेट ऑडियंस अबाउट रिसर्च क्वेश्चन। जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है, एक रिसर्च क्वेश्चन तो बनाना होगा ना। जैसे मैंने आपको रिसर्च क्वेश्चन दिया कि जितने भी यहाँ फैकल्टी पढ़ाते हैं सबसे अच्छी क्लास किसकी लगती है आपको, तो एक रिसर्च क्वेश्चन आप सबसे पहले टारगेट करते हैं। उसके बाद फिर ऐसे भी हम जब रिसर्च करते हैं तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, प्लानिंग फेज का सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन ही बनाते हैं।
तो रिसर्च क्वेश्चन बनाने के बाद फिर या नहीं तो आप वैलिडेटेड क्वेश्चन ले लीजिए, या नहीं तो अगर आप खुद से क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसको वैलिडेशन करवाना पड़ेगा आपको, उसका अलग अलग तरीका होता है। फिर एग्जाम्पल्स क्या है, सर्वे टू फाइंड आउट प्रिवलेंस ऑफ योगा प्रैक्टिशनर्स इन अ स्टेट, सर्वे टू फाइंड आउट डिफरेंट रीजन टू प्रैक्टिस योगा एमंग एडल्ट। ठीक है, आप इस तरह का, ये आपका रिसर्च क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है आपका कि टू फाइंड आउट प्रिवलेंस ऑफ योगा प्रैक्टिशनर्स इन अ स्टेट, कि आपके स्टेट में कितने योगा प्रैक्टिशनर्स है, कितने लोग जो है योगा प्रैक्टिशनर्स है। तो आप इसके लिए कहाँ कहाँ जाएंगे सर्वे के लिए? हम योगा सेंटर्स में जाएंगे ना, जहाँ योगा होते हैं। ठीक है, आप योगा सेंटर पे जाएंगे और योगा सेंटर पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर स्टेट लेवल पे कर रहे हैं तो आपको और भी बहुत जगह जाना होगा ना, आपको कॉलेजेस में है, वहां पे भी तो प्रैक्टिशनर्स है। एक एक महीने का जो सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, 2-2 महीने का होता है, 6-6 महीने का होता है ना, तो वहां पे भी मिलेंगे आपको, या जो वहां पे खुद योगा टीचर है जो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको जो है जब भी इसका प्रीवैलेंस पता करना है, एक लार्ज है, स्टेट पे है ना, तो यहाँ जो है आपका तो फिर आपका कौन सा सैम्पलिंग होगा यहाँ पे? अगर मेरा क्वेश्चन है कि सर्वे टू फाइंड आउट प्रिवलेंस ऑफ योगा प्रैक्टिशनर्स इन अ स्टेट, तो यहाँ कौन सा, इसमें आपको सैम्पलिंग मेथड तो आप लेंगे ना, तो कौन सा सैम्पलिंग मेथड होगा? देखिए, आप अपने हिसाब से कोई सा भी सैम्पलिंग मेथड ले सकते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट सैम्पलिंग मेथड क्या होगा यहाँ पे? अगर किसी चीज का प्रिवेलेंस पता करना है तो आप कैसे करेंगे? सिंपल रैंडम। सिंपल रैंडम करेंगे। सिंपल रैंडम कैसे करेंगे? एक स्टेट पे कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके पास अगर पूरा डेटा होगा योगा प्रैक्टिस का, सैम्पलिंग होगा, तभी आप प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंस या फिर कोटा जाएंगे। सैम्पल, इसमें कन्वीनियंस या फिर कोटा सैम्पल, कोटा क्लस्टर, बहुत सारे मैम, इसमें बहुत सैम्पलिंग। क्लस्टर करेंगे क्या? क्लस्टर भी हो सकता है, आप क्लस्टर भी कर सकते हैं, इसमें आप कोटा सैम्पलिंग भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप जो है रिसर्च कैसा निकालना, जैसे कि इसमें सिर्फ प्रीवेलेंस ऑफ योगा प्रैक्टिशनर्स लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। अगर इसमें ये लिखा होता कि कितने मेल है कितने फीमेल है ना, तो फिर हम देखते हैं कोटा सैम्पलिंग, तब हम कोटा बनाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है, तो आपका एक क्लस्टर हो सकता है और एक स्नोबॉल सैम्पलिंग भी हो सकता है। मान लीजिए कि पूरे स्टेट में आपका पहुंच नहीं है, आप तो आपने क्या किया, एक ऑनलाइन फॉर्म बना दिया, उसको जो है एक को भेजा, उसने फिर किसी और को भेजा, उसने फिर कॉलेज में भेजा, फिर स्कूल में भेजा, फिर जो है किसी सेंटर पे भेजा, फिर मतलब इस तरह करते 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 जो है आप पूरे स्टेट का आपके पास डेटा आ गया। ठीक है, और इस तरह का जो स्टेट का डेटा होता है उसका बहुत मुश्किल से आपको पूरा 100% डेटा मिलता है। ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं, तो इसमें हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ही सोचिए। अगर आपको सोचना है इस तरह का आंसर तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ही सोचिए। ठीक है, फिर है आपका सर्वे टू फाइंड आउट डिफरेंट रीजन टू प्रैक्टिस योगा अमंग एडल्ट। चलिए, अब सर्वे हो गया, इसको मैंने आपको बताया ही है कि को रिलेशनल स्टडी को हमेशा रिलेशन से याद रखिए, कि जब भी हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालते हैं, काउज एंड इफेक्ट नहीं, क्या प्रभाव पड़ा क्या नहीं वो नहीं, हम इसमें रिलेशनशिप निकालते हैं कि दोनों वेरिएबल एक साथ चल रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशनल है। अगर दोनों जो है एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे की तरफ वेरिएबल जा रहा है तो उसको हम नेगेटिव कोरिलेशनल बोलते हैं। और अगर इन दोनों वेरिएबल में कुछ नहीं निकल रहा है तो उसको हम जीरो कोरिलेशनल बोलते हैं। ठीक है, अगर साथ साथ चल रहा है, हम साथ साथ है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। अगर मान लो एक ऊपर है एक नीचे है तो वो जो है निगेटिव है। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं है, दोनों बिल्कुल जो है ऐसे ही है, तो फिर वो जो है आपका जीरो कोरिलेशनल है, फिर उसमें कोई रिलेशन नहीं है दोनों वेरिएबल में। तो इसमें लिखा हुआ है कि कोरिलेशनल स्टडी फाइंड्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स कौन कौन हुए आपके? मैम, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे है। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा है टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड एंजाइटी, हो सकता है स्ट्रेस और एंजाइटी के बीच में भी कोई रिलेशन हो। स्ट्रेस और कुछ और हो गया, एंजाइटी कुछ और हो गया,
आपको पता है ना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब क्या है, डिफरेंशिएशन पता है ना आपको इन सब चीज का, कैसे डिफरेंट है, ये सब एक ही है? नो मैम, अलग है। अलग अलग है। नो सब मैम, अलग अलग। डिफरेंस है। हाँ डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस बताइए, किसी को पता है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है? यस मैम, मैम हाँ डिप्रेशन बताइए। हमारा पास्ट से रिलेटेड होता है, हम्म और एनजाइटी मैम जो फ्यूचर से रिलेटेड है, हम्म और जो मैम स्ट्रेस जो मैम अभी हमारा कोई चीज जस्ट आएगा मतलब प्रेजेंट से, हम्म। उससे रिलेटेड। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ये स्ट्रेस देखिए बहुत बारी आप लोग ना प्रोजेक्ट हम लोग को जो है एक्सटर्नल बना के भेजते थे अपनी है यूनिवर्सिटी, मैम तो बहुत लोग जो प्रणाम है। मैम। हेलो मैम, हेलो। मैं पूछी स्ट्रेस तो डिप्रेशन का कारण होता है ना, कि स्ट्रेस जैसे कि आपका पास्ट रिलेशंस की वजह से या फिर ऐसा कुछ हाँ हो रहा हाँ। है, स्ट्रेस आपको लाइफ टाइम हो रहा है, तो वो हम्म। स्ट्रेस होता है ना। और एंजाइटी देखिए तो stress- हार्ट 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 अटैक हाँ इशू जैसा मतलब एंजाइटी अटैक हार्ट अटैक में कोई डिफरेंस नहीं होता है मैक्सिमम। देखिए हार्ट अटैक और एंजाइटी का जो है ना, कोई अब एंजाइटी है तो जरूरी नहीं कि उसको अटैक आ जाएगा। हाँ हाँ नहीं नहीं, मतलब अटैक के समय कि एंजाइटी नेक्स्ट होता लेवल। है। हाँ अटैक जी। के समय एंजाइटी होता है। तो हाँ लेकिन हाँ। वो एंजाइटी और जो अभी हम रिसर्च में एंजाइटी कर रहे हैं वो दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि ओके। वो जो आप जो हार्ट अटैक का बता श्योर रहे श्योर हैं, श्योर। वो बहुत ही जो है, आप क्या बोले, आप बहुत ही आगे चले गए। हाँ बिल्कुल मैम। ठीक है, तो वो ठीक जो है। है, हाँ उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है यहाँ, तो हम लोग सिंपल तरीके से जानना चाह रहे हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन क्या है। तो डिप्रेशन क्या होता है, कोई भी पास्ट मोमेंट ऐसा, आपको हर की जिंदगी में कोई ना कोई पास्ट मोमेंट ऐसा होता है कि आपको जो है बेचैनी करने लग, मतलब बेचैन होने लगते हैं आप, है ना। कोई जी कोई यहाँ मान लीजिए कोई एक्सपायर हो गए, बहुत अटैचमेंट था उनसे, उनकी याद आ गई तो आप बिल्कुल बेचैन हो गए, है ना। जी जी। एंजाइटी है, आपको एंजाइटी का मतलब हो गया कि कुछ होने वाला, जैसे मान लीजिए आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है, तो आप लोग जैसे जैसे देखिएगा डेज पास आएगा ना, आपका एंजाइटी लेवल बढ़ता जाएगा, आप टीचर से बोलेंगे मैम सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, मैम ये नहीं हुआ है, ये बचा हुआ, आपने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, जी कि आपकी तैयारी कितनी है, लेकिन आपका एंजाइटी लेवल इतना हाई होता है कि फिर आप उसके लिए जो है, आपको लगता है कि अरे मेरे घर में ऐसे हो गया, मैं एग्जाम कैसे दूंगी, मतलब आप अपने आप पे वो सारी चीजें हाई मतलब कर लेते हैं, अपने दिमाग पे हावी कर लेते हैं। एकदम से जरूरत, बहुत सारी चीजों का बर्डन होना, बिल्कुल एंजाइटी। बिल्कुल, ठीक तो है। आपको ना ये एंजाइटी के कारण ही होता है। अगर आप योगा करते हैं, आप एज ए योगा स्टूडेंट है, तो योगा जो है आपका यही सब चीज पे काम करता है, जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। ठीक है, तो इसीलिए तो योगा इतना, क्योंकि क्या है था कि अब पता चल रहा है, बहुत सारे रिसर्च से पता चल चुका है इनफैक्ट। अब तो देखिए मेंटल हेल्थ के लिए भी बजट पास होने शुरू हो गए हैं, है ना। तो अब पता चल रहा है कि जो हमारा ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, यही सब सब बीमारियों का कारण ही यही है। जी मैम। ये मेंटल लेवल पे इसीलिए बहुत बहुत बड़े स्तर में काम हो रहा है, और योगा का बहुत बड़ा रोल है इसमें, आपके स्ट्रेस को कम करना, आपके एंजाइटी को कम करना, आपके डिप्रेशन को कम कम करना। तो इसीलिए जो है अब पूरे वर्ल्ड में लोगों को जो है, मतलब इसका प्रचलन बढ़ने का कारण ही है, क्योंकि ये जो है मेंटल लेवल पे काम कर रहा है आपका। ठीक है, और मेंटल लेवल जी पे मैम। हमारा सारा डिजीजेस होता है। ठीक है, तो जब भी हम, जी मैं कह रही थी आपसे कि जब भी हम लोग एक्सटर्नल बन के जाते थे, तो जितने भी बच्चे थे वहां पे, वो सारे लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन पे काम करते थे। अब मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन उनसे पूछती थी कि एंजाइटी क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। वो पूरा मोटी मोटी बुक बना के लेके आते थे कि ये है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, लेकिन उनको रियल पता नहीं होता था चीज कि ये है क्या। तो इसीलिए जब भी आप अपनी किसी भी चीज पे रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, तो सबसे पहले सिंपल वर्ड में जानिए कि वो चीज है क्या। ठीक है, पहले आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, उसके बाद फिर आप उसमें जाइए कि ये कैसे होगा, इस पे रिसर्च कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि कोरिलेशनल स्टडी में कि रिलेशन क्या है स्ट्रेस और एंजाइटी में, क्या दोनों सेम है, दोनों में कोई पॉजिटिव रिलेशन है या कोई निगेटिव रिलेशन है। अगर पॉजिटिव रिलेशन होगा स्ट्रेस और एंजाइटी में, तो कैसा होगा, क्या होगा इसमें। अगर मैं बोलूंगी कि स्ट्रेस और एंजाइटी में पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो इसमें क्या होगा, आपको क्या समझ में आ रहा है। दोनों बराबर चल रहे हैं साथ में। वेरी गुड, ये जो है पॉजिटिव कोरिलेशनल है, तो मतलब जो है स्ट्रेस स्ट्रेस बढ़ रहा है तो एंजाइटी भी बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रहा है तो स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों साथ साथ चलेंगे।
और मैं बोलूंगी कि निगेटिव कोरिलेशन है, तो फिर क्या होगा? एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। वेरी गुड। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। अगर स्ट्रेस बढ़ रहा है तो एंजाइटी कम हो रहा है, अगर निगेटिव रिलेशनशिप है तो। ठीक है। और मैं बोलूंगी कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, नो कोरिलेशनल, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, स्ट्रेस और एंजाइटी में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं तो हम कोरिलेशनल स्टडी करते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन मेमोरी एंड एग्जामिनेशन एग्जाम परफॉर्मेंस। ऐसा होता है क्या? इन दोनों में कोई रिलेशनशिप है? आप लोग तो इतना एग्जाम दे रहे हैं, मास्टर्स तक का एग्जाम दिया, आपको लगता है कि आपके मेमोरी में और एग्जाम परफॉर्मेंस में कोई रिलेशन होगा? यस मैम। कौन सा रिलेशन होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? मैम दोनों हो सकता है, जैसे कि हम अभी आपने कुछ बताया, हमने उसको मेमोरी में स्टोर कर लिया, हाँ हाँ उसके बाद से टेस्ट लेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप जो मेमोरी में स्टोर है वो तुरंत याद आ जाए हमको जब आप पूछ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें आपका जिसका एंजाइटी लेवल हाई होगा उसको तुरंत याद नहीं होगा, उसको कंफ्यूजन होगा। इसीलिए कहते हैं एग्जाम के पहले, जिस दिन एग्जाम है उस दिन अपने ब्रेन को पूरा आराम दीजिए। अगर कल नेट का पेपर है तो ये नहीं कि आज जो है पूरा निकाल के पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो आपका मेमोरी क्या हो रहा है, थक गया फिर। तो फिर कल वो कैसे फ्रेश काम काम करेगा? तो इसीलिए कहते हैं कि जब आपका नेट का एग्जाम शुरू होने वाला हो तो उस समय कुछ मत पढ़िए, अपने ब्रेन को बिल्कुल रिलैक्स रखिए ताकि वो एग्जाम में इफिशिएंटली काम कर पाए। ठीक है। बहुत बच्चे का होता है ना कि पूरा बुक वगैरह निकाल के बैठे होते हैं, पूरा बड़ा बड़ा जो है मोटा मोटा बुक उसी समय निकाल के बैठेंगे, रोड पे भी बैठ जाएंगे, सीढ़ी पे भी बैठ जाएंगे, लगेगा जैसे आज पूरा खत्म खत्म करना है। तो इससे क्या होता है, आपका ब्रेन जो है एग्जॉस्ट हो जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो है 24 घंटे में 12 घंटा सोइए और 10 घंटा काम काम कीजिए, ठीक है, और फिर मैं आपको 11वां घंटा बोलती हूँ कि 1 घंटे का काम और है, तो आपको आपको मन करता है करने का? आपको मैं कंटिन्यू काम करवाए जा रही हूँ, करवाए जा रही हूँ, करवाए जा रही हूँ, है ना? तो आप थकते हैं ना, उसी तरह आपका ब्रेन भी थक जाता है जब आप उसको बहुत ज्यादा बर्डन देते हैं, और फिर उसी के कारण आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका एंजाइटी लेवल बढ़ चुका होता है। इसलिए बिल्कुल जब आपका पेपर हो तो बिल्कुल शांत, अगर सुबह पेपर है तो रात में टाइम पे सो जाइए, सुबह जाकर के पेपर पेपर देके आइए। ये नहीं कि रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। अगर आपने पिछला 6 महीना मेहनत नहीं किया है तो 1-2 बजे मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है ना? तो इसीलिए आपको जिस दिन पेपर हो उस दिन आराम करना चाहिए, अपने ब्रेन को रिलैक्स करना चाहिए। ठीक है। टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, जो रूटीन आप फॉलो करते हैं उस रूटीन में ही रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन मेमोरी एंड एग्जाम परफॉर्मेंस। ठीक है। तो ये आपका को रिलेशनल स्टडी हो गया, जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं तो वो हमारा को रिलेशनल स्टडी हो गया। अब है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। देखिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी होता है कि कंपैरिजन ऑफ टू और मोर ग्रुप ऑफ पीपल with similar characteristic but exposed to different types of condition। क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो गया आपका कि कंपैरिजन ऑफ मेमोरी, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ मेमोरी ऑफ गुरुकुलम स्टूडेंट्स वर्सेस कन्वेंशनल स्कूल स्टूडेंट। अगर हम मेमोरी का मतलब, क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो गया आपका कि जब हमारा दो ग्रुप रहता है, ठीक है, दोनों स्कूल ही है, गुरुकुलम में भी बच्चे पढ़ रहे हैं और कन्वेंशनल स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल है आपके उसमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हम दोनों के मेमोरी में देखें कि किसका मेमोरी अच्छा है, जो गुरुकुलम के बच्चे हैं उनका मेमोरी अच्छा है, या जो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कन्वेंशनल स्कूल में, उनका मेमोरी अच्छा है। ठीक है। तो जब हम ये वर्सेस वाला स्टडी होता है ना, तो उसको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी बोलते हैं। ठीक है। कंपैरिजन ऑफ टू और मोर ग्रुप विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक बट एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। केस स्टडी आपको पता ही है, ठीक है, केस स्टडी में आपको पढ़ाई हुई हूँ, बायस अभी नहीं पढ़ना है हम लोग को। देखिए क्रॉस सेक्शनल ये तो स्टडी है आपका, ये एक डिजाइन बताया गया है, एक क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल, ये दो टाइप्स भी होते हैं। क्रॉस सेक्शनल मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका मेरा जो रिसर्च है
वो 13 साल के बच्चे पे है, 14 साल के बच्चे पे है, 15 साल के बच्चे पे है, 16 साल के बच्चे पे है, 17 साल के बच्चे पे है। मतलब 13 से लेके 17 साल के बच्चों पे मेरा रिसर्च है। ठीक है, तो इसको मैं दो तरह से कर सकती हूँ। दो तरह से कैसे कर सकती हूँ कि या नहीं तो पहला जो बच्चा 13 साल में बॉर्न, मतलब जिस बच्चे का 13 साल हो रहा है, ये टाइम हो गया क्या? क्लास है कोई आपकी अभी? नो मैम। नो मैम। तो मैं क्लास इसको खत्म करके उसके बाद मैं क्लास ओवर करती हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि 13 साल का बच्चा है, तो मैं क्या की कि 13 साल के जितने बच्चे हैं, मतलब 5 बच्चों को मैं ले ली। फिर मैं वेट कर रही हूँ कि वो 14 साल का होगा तो फिर से मैं उसका डेटा लूंगी, फिर 15 साल का होगा तो फिर से मैं उसका डेटा लूंगी, फिर वही बच्चा 16 साल का होगा तो फिर से मैं डेटा लूंगी। तो इस तरह करते करते डेटा लेते लेते कितना साल हो जाएगा मुझे? मैं इस तरह करके डेटा लूंगी कि 13 साल के बच्चे को लिए मैं वेट कर रही हूँ कि वो बच्चा 14 साल का होगा तो फिर मैं डेटा लूंगी, फिर वो 15 साल का होगा फिर मैं डेटा लूंगी, फिर 16 साल का होगा फिर मैं डेटा लूंगी, फिर 17 साल का होगा फिर मैं डेटा लूंगी। तो मेरा डेटा कलेक्शन का टाइम कितना हो गया? मैम 4-5 साल लग जाएंगे। 5 साल लग गए, मतलब 5 साल मुझे लग गए। अब मुझे जो है यूजीसी इस पे बोला है कि भाई 8 साल से ज्यादा अपना पीएचडी में टाइम लगाओगे तो फिर डिग्री वैलिड नहीं कहलाएगा। तो अब मैं अगर 5 साल तक डेटा ही कलेक्ट करते रह जाऊंगी तो आगे मुझे पेपर पब्लिकेशन में भी 1-2 साल लगेंगे, है ना? तो फिर क्या होगा, डेटा कलेक्शन का टाइम बहुत बढ़ जाएगा। तो जब हम ऐसे करते हैं रिसर्च कि हम वेट कर रहे होते हैं उसी बच्चे पे, मान लीजिए कि कोई बच्चा है, कोई अमित नाम का बच्चा है, अमित को जो है पहले 13 साल का था, फिर 14 साल, फिर 15 साल, 14, तो इस तरह 5 साल तो मुझे डेटा कलेक्ट करने में ही लग गए। तो फिर इस तरह का जो रिसर्च होता है जिसमें हम एक ही बच्चे के ऊपर जो है हर साल डेटा ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल से याद रखिएगा, लॉन्ग मतलब लंबा होता है, ये स्टडी लंबा चलता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या होता है कि एक ही बच्चा है 13 साल का, 14 साल का, 15 साल का, और उससे हम वेट कर रहे हैं और 5 साल लग गया डेटा लेने में। फिर मुझे लगा कि यार मैं 5 साल लगाऊंगी डेटा लेने में, मैं ऐसा करती हूँ जो 13 साल का बच्चा है उसको ले लेती हूँ, 14 साल के बच्चे को ले लेती हूँ, 15 साल के बच्चे को ले लेती हूँ, मतलब मैं एक बच्चे का वेट नहीं करके मैं 10 बच्चे को बुला ली। एक बच्चे को जो है, एक जो है उसमें 13 साल का है, एक 14 साल का है, एक 15 साल का है, एक 16 साल का, एक 17 साल का है, और इकट्ठा ही उस पर जो है रिसर्च कर ली मैं। ठीक है, मान लो मेरा इंटरवेंशन 1 महीना का था, 1 महीना इंटरवेंशन दी और मेरा 1 महीने में डेटा कलेक्शन पूरा हो गया। मतलब मैं 5 साल नहीं इंतजार करके मैं एक उसी एज ग्रुप का बच्चा ले ली और मैंने बच्चे पे एक्सपेरिमेंट करके खत्म कर लिया अपना स्टडी। तो उसमें मेरा 1 महीने में ही हो गया। तो जब हम एक ही बच्चे के ऊपर बहुत दिन तक जो है डेटा कलेक्शन करते हैं तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बोलते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। मतलब क्रॉस सेक्शनल मतलब होता है कि एक ही बच्चे का जो है, मतलब एक ही उम्र का बच्चा है, 5 साल का, 13 से लेकर के 17 साल का मैंने एज ग्रुप लिया है, और 13-17 साल के जितने बच्चे हैं मैंने सबको बुला लिया और उस पर इंटरवेंशन देके मैं अपना काम खत्म कर लिया। तो उसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल, ये आपका एक जो है टाइप ऑफ रिसर्च है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। आया समझ में? यस मैम। ठीक है, तो आज हम अपना क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, और फिर कल हम क्लास रखेंगे अपना। तो आज आपका ये हो गया। ठीक है, आज आपका रिसर्च का जो है डिजाइन खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है। कल फिर से कल हम लोग स्टैट्स पकड़ेंगे। फिर हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे फिर से हम स्टैट्स पे आ जाएंगे। आपकी स्लाइड्स भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ठीक है, चलिए आज हम यहीं पे फिर ओवर करते हैं अपनी क्लास। थैंक यू मैम।